हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक त्रिपाठी और मैं हूं आज फिर से आप सभी के सामने एक नए जोरदार चमचमाते हुए और नॉलेज से भरे हुए वीडियो के साथ। आज का ये जो वीडियो है हमारा क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लेक्चर का दूसरा पार्ट है। ठीक है, इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ों को बड़े आराम से धीरे से समझने की कोशिश की है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, गैमेट क्या होते हैं और गोनेट्स क्या होते हैं। आज का ये जो वीडियो होगा उसका सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसा होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। आपको मैंने एक बेसिक सा फोटो लास्ट वाले लेक्चर में दिखाया था। आज हम टेस्टिस से शुरू करेंगे जिसको मैंने एक रफ रिप्रेजेंटेशन के थ्रू लास्ट लेक्चर के एकदम अंतिम छोर पर आपको समझाया था कि एक टेस्टिस में क्या क्या हो सकता है। बड़ा ही खूबसूरत सा डायग्राम आप सभी के सामने यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें, कुछ नाम जो है आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये फोटो आपको क्लैरिटी के लिए वैसे मैं अपना खुद से एक फोटो बना के आपको जरूर दिखाऊंगा, है ना, एक डायग्राम बनाकर जरूर दिखाऊंगा आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, अब देखिए ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक, इसके बाद आपको आएगा रीटी टेस्टिस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाद सेप्टा टेस्टिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया का नाम कहीं पर होगा, ये है ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया, इसका नाम है डक्टस डिफरेंस। इसके बाद आपको नाम देखने को मिलेगा, आपको एपिडाइडिमस याद करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद करना है, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, बाकी जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताते चलूँगा। ठीक, तो अब देखिएगा कि कितना हाईली कॉइल्ड ये स्ट्रक्चर है। आपको ये देखना है कि कितना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। अगर ये स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होता है उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस होता है उसका स्ट्रक्चर है, तो ये एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये टेस्टिस को हमने कट किया, कट करने के बाद आपको उसमें क्लियरली दिख रहा होगा दो लेयर होते हैं। ठीक है, एक ये लेयर है वॉल का, ये वाला लेयर जिसको हमने बोला है ट्यूनिका वेजिनैलिस, और एक अंदर वाला लेयर होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। जो अंदर का लेयर होता है उसको हम ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया बोलते हैं और बाहर के लेयर को ट्यूनिका वेजिनैलिस बोलते हैं। दोनों के बीच में आपको ये वाला हिस्सा देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं विसरल ट्यूनिका विसरैलिस या विसरल ट्यूनिका हम लोग इसको कहते हैं। ठीक है, तो टोटल तीन लेयर का वॉल होता है टेस्टिस के आसपास। ठीक, अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ देखने को मिल रही है। बस ये डायग्राम मुझे ब्यूटीफुल लगा बहुत ज़्यादा, नेट में ये मुझे दिख गया, बहुत ही सुंदर लगा, तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। आपको ये सारे नाम वहाँ पर रीटी टेस्टिस वगैरह सब कुछ देखने को वापस से मिलेगा। ठीक है, और आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं समझाता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं, देखिए क्या है कि वहां पर कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसा बाहर की तरफ और अंदर की तरफ ऐसा फोल्ड है। ठीक है, अंदर की तरफ क्या है, फोल्ड है ऐसा। अब फोल्ड्स कम बना रहा हूं ताकि समझने में आसानी हो सके। तो ये दो लेयर का बना हुआ है। टेस्टिस जो होता है ऐसे हवा में तैरता नहीं रहता है, एक कॉर्ड से लटका होता है, एक ट्यूब से लटका होता है, इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। स्पर्मेटिक कॉर्ड से स्क्रोटम में लटकता रहता है, ये स्क्रोटम के अंदर की बात है। ठीक है, अब देखिए ये बाहर वाले का नाम था ट्यूनिका वेजिनैलिस और अंदर वाले का ही नाम है ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, टेस्टिस जो होता है उसका वॉल दो लेयर का बना है। ठीक है,
देखो, आप भी जिस घर पे बैठे हो, जहाँ भी बैठे हो, जिस भी रूम में बैठे हो, उसमें वॉल है, भित्ति है, दीवार है। वो दीवार जो है दो साइड से बनी होगी, एक अंदर का साइड आपको दिखता है, फिर आप बाहर चले जाइए आपको बाहर का साइड दिखता है। अब है तो वॉल दो, लेकिन वो इतनी मोटी दीवार है कि आप उसके दो साइड इमेजिन कर सकते हैं, दो लेयर का बना हुआ आप उसको इमेजिन कर सकते हैं। तो जनरली जो वॉल्स होती है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स की, वो भी सिंगल लेयर की वॉल नहीं होती है, वो मल्टीपल लेयर की बनी होती है, 2-3 लेयर की वॉल्स जो है वो बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेजिनालिस दो लेयर के नाम है, कोई अलग से ऑर्गन, कोई अलग से पार्ट उसके अंदर उपस्थित नहीं है ना। अगर आप ऐसे पील कर देते हैं, अगर आप टेस्टिस को ऐसे छील लेते हैं तो उसमें से दो छिलके निकलेंगे। आप प्याज में जैसे मल्टीपल लेयर से निकलते हैं ना, उस तरीके से दो लेयर निकलेंगे। एक का नाम बाहर वाले का ट्यूनिका वेजिनालिस है और अंदर वाले का ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है वो फोल्डेड होता है। देखिए इस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर बनता है। इन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं लोब्स, टेस्टिक्युलर लोब्स। तो ये लोब्स हैं। अब लोब्स के अंदर में होता है, लोब्स के अंदर में ऐसे बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। एक लोब में मल्टीपल हो सकते हैं। मैं समझने की आसानी के लिए एक एक ही बना रहा हूँ, वरना जनरली 7-8 होते हैं। ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मैंने बना दिए, 3 ही बनाते हैं, है ना, अपने को तो समझना है। तो वाला डायग्राम था बड़ा खूबसूरत सा, लेकिन उसमें समझने में थोड़ी दिक्कत थी। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सीमन बनता है ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर बनता है स्पर्म, मेन यहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन होता है। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कल, मतलब कि लास्ट वीडियो में, कि जो टेस्टिस होता है उसमें 2 टाइप के सेल होते हैं, एक सर्टोली सेल ऐसे, और इसके आसपास ही स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। ये जो स्पर्म्स होते हैं बहुत ही इमेच्योर होते हैं, बहुत छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ होता है लेडिक सेल, और लेडिक सेल जो होते हैं ये हार्मोन बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, अपर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर फिट करने की कोशिश करूँ तो ये इस तरफ आएगा, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा, और जो ये बीच वाला हिस्सा है यहाँ पर लेडिक सेल है। तो यहाँ कहीं पे हार्मोन का सिक्रीशन होगा, यहाँ पर हार्मोन बनेंगे, और स्पर्म्स का प्रोडक्शन इन लोब्स में होता है। इन लोब्स के अंदर में होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर में होते हैं ये सेल्स, सर्टोली सेल्स और स्पर्मेटोगोनिया, जो स्पर्म बनाते हैं और स्पर्म को फिर मैच्योर करने का काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस तरीके का ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। ठीक, बहुत ही हाईली कॉइल्ड होता है। अब देखिए कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है बहुत हाईली कॉइल्ड है। हाईली कॉइल्ड होने के बाद जब एकदम आखिरी वाला पॉइंट आता है तो ये ऐसे सीधी हो जाती है। आपको दिख रहा है, ये बहुत ही हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। कॉइल्ड होने के बाद ये आगे जाके थोड़ी सी सीधी हो जाती है। इस स्ट्रेट वाले को बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं? वासा रेक्टा। वासा रेक्टा कैसे नाम? देखो, वासा का मतलब होता है ट्यूब, वासा का मतलब होता है ट्यूब, रेक्टा का मतलब होता है इरेक्ट से बना है, रेक्टा सीधा स्ट्रेट। तो जब ट्यूब ऐसे कॉइल्ड थी तो वो ऐसे कॉइल्ड ट्यूब थी, वो आगे जाके सीधी हो गई, तो क्या कह दिया उसको? सीधी ट्यूब, वासा रेक्टा। बायोलॉजी में नाम थोड़े से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, लेकिन आप सोचो ना कि आपको कितना मस्त लगेगा बोलने में किसी के सामने वासा रेक्टा, सामने वाला समझ भी नहीं पाएगा, है ना। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक नई भाषा सीख सकते हो, नए शब्द सीख सकते हो जो आप कहीं और सीख नहीं पाओगे। ठीक है, ये वासा रेक्टा, ये आगे और आएंगे एल्ब्यूजिनिया, वेजिनालिस, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं कितने फैंसी से लगते हैं बोलने में, बस नाम आपको टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि आपको उनका मतलब नहीं पता है। अगर आपको मैं बोल दूं एक बार वासा रेक्टा और आपको बता दूं वासा मतलब ट्यूब और रेक्टा मतलब स्ट्रेट, आपको वासा रेक्टा बोलते साथ समझ में आएगा स्ट्रेट ट्यूब, और आपको बोलूंगा कि भैया बताओ यहाँ पे वासा रेक्टा कहाँ पर है, आपको केवल एक ही जगह छोटी सी दिखेगी जहाँ पर ट्यूब स्ट्रेट है, बस वही वाली जगह को हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। तो बायोलॉजी में नाम होंगे अजीब से, लेकिन उनको याद करना बड़ा
मुश्किल नहीं होता, बहुत ही इजी सा टास्क है, बस आपको मतलब मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब ये जो ट्यूब है ये आगे जाती है और ऐसे करके मीट करेगी। इधर से भी ट्यूब ले आते हैं एक, ठीक है, यहाँ से भी एक ट्यूब ले आता है और ये सारी ट्यूब्स जो हैं ऐसे मीट करेंगी। ठीक, अब जितनी वासा रेक्टा होती है एक जगह में मीट करती है। जितनी भी वासा रेक्टा होती है सबकी सब एक जगह में आके मीट करती है, मैच करती है। इस जगह को बोलते हैं रीटी टेस्टिस, जहाँ पर सारी की सारी ट्यूब्स आके मीट कर रही हैं, मैच कर रही हैं, इस जगह को बोलते हैं रीटी टेस्टिस। ठीक है, अब ये रीटी टेस्टिस क्या हुआ? रीटी टेस्टिस कुछ नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, सिर्फ ट्यूब का, सारी ट्यूब्स का, सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एक मीटिंग पॉइंट है, चौक है, चौराहा है, स्क्वायर है। ठीक है, ठीक, अब देखिएगा इसके बाद ये रीटी टेस्टिस आगे जाती है। आगे जाने के बाद यहाँ पर ये बनाती है वासा इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया। ठीक है, अब ये वासा इफरेंशिया क्या चीज़ है? ये वासा इफरेंशिया देखो, वासा मतलब ट्यूब, इफेरेंट का मतलब होता है बाहर निकलने वाला, बाहर जाने वाला, दूर जाने वाला, उसको बोलते हैं वासा, उसको बोलते हैं इफेरेंट, दूर जाने वाला, बाहर जाने वाला, बाहर निकलने वाला, उसको हम बोलते हैं इफेरेंट। अब इसका नाम वासा इफरेंशिया क्यों रखे हैं? देखिए कि यहाँ पर सारा का सारा स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होने के बाद इसको बॉडी से निकालना है, तो निकालने के लिए ना टेस्टिस के ऊपर में एक सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इस सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है वास डिफरेंस। बहुत गंदा सा वास डिफरेंस बना है। इस सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम होता है वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, चिपका हुआ इसके ऊपर। अब ये वास डिफरेंस में जा रहा है ये वाला ट्यूब, कौन सा? वासा इफरेंशिया, मतलब यहाँ पर बने हुए स्पर्म को बाहर निकाल रहा है। इफेरेंट का मतलब हुआ बाहर जाना, और ऐसा ट्यूब जो बाहर निकाल रहा है उसको बोल दिए वासा इफरेंशिया। सिंपल सा बाहर निकालने वाला ट्यूब को बोलेंगे वासा इफरेंशिया। तो सिंपल से नाम है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक, टेस्टिस में दो वॉल होते हैं, वॉल के दो लेयर होते हैं, बाहर वाला ट्यूनिका वेजिनालिस कहलाता है और अंदर वाला ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहलाता है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो होता है वो ऐसे फोल्डेड होता है, उन फोल्ड्स के कारण लोब्स बनते हैं। उन लोब्स के अंदर मल्टीपल सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, मैंने एक एक बनाए हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होते हैं हाईली कॉइल्ड होते हैं और इन्हीं के अंदर सर्टोली सेल और स्पर्मेटोगोनिया होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाते हैं, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि साइज में बहुत छोटे होते हैं। साइज में छोटे होने के कारण ये स्पर्म्स जो है वो सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन लेके साइज में थोड़े बड़े होते हैं। साइज में थोड़ी बड़े होने के बाद ये लोग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को छोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकल रहे होते हैं तो ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ी सी सीधी हो जाती है, जिसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। वासा रेक्टा, सारी वासा रेक्टास एक जगह पे मिलती है, एक मीटिंग पॉइंट बनता है जिसको रीटी टेस्टिस बोलते हैं। रीटी टेस्टिस जो होता है, रीटी टेस्टिस से आगे की तरफ वास डिफरेंस की तरफ चला एपिडाइडिमस की तरफ चला जाता है एक ट्यूब, जो कि स्पर्म को यहाँ से टेस्टिस से बाहर निकालेगा। बाहर निकालने वाली ट्यूब को हम बोल देते हैं वासा इफरेंशिया। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, एकदम सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर बन रहा है स्पर्म? यहाँ पर बन रहा है। अब देखिए कि यहाँ पर जो स्पर्म बनेगा ना, स्पर्म जो होंगे उसमें आपको पता होगा कि स्पर्म में बेसिक सा स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, अब स्पर्म अपना मूवमेंट करते हैं फ्लैजिला से। किससे मूवमेंट करते हैं? फ्लैजिला से। अब टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म्स का प्रोडक्शन हुआ है वो स्पर्म अभी साइज में तो थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी वो इतने मैच्योर नहीं हुए हैं कि वो अपना फ्लैजिला खुद मूव कर सके, मतलब वो लोग खुद से चल नहीं सकते हैं।
ठीक है। अभी वो लोग चल नहीं सकते, उनको अपने पैर मूव करना नहीं आता। पैर मतलब उनका ये पूंछ जो है, यानी कि जो इनका फ्लैजिला जो है, इनको मूव करना नहीं आता, तो ये लोग मूव नहीं कर सकते हैं, चल नहीं सकते हैं। तो कैसे करेंगे? अब ये लोग आगे कैसे जा रहे हैं? जैसे कि मैं बोल रहा हूँ चल तो नहीं पा रहे, लेकिन ये लोग आगे जाते जा रहे हैं, आगे जाते जा रहे हैं, यहाँ तक तो पहुँच रहे हैं, इपिडाइडिमस तक, ठीक है, तो वहाँ तक तो पहुँच रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है कि अब यहाँ पर एक चीज़ आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस आपने पहले भी पढ़ा होगा। किसके थ्रू जाते हैं ये लोग? पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन में आपने पढ़ा है। पेरिस्टाल्सिस क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस होता है ऐसे कॉन्ट्रैक्शन और फिर इस तरीके से रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन और फिर रिलैक्सेशन। इस कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को ही हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्सिस। और इसके थ्रू खाना जो है धीरे धीरे हमारे स्टमक में आगे बढ़ता है। उसी तरीके से टेस्टिस के अंदर में ये थोड़ा थोड़ा पेरिस्टाल्सिस इन ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है और धीरे धीरे स्पर्म जो है आगे खसकता जाता है। इसके अलावा एक लिक्विड होता है, लिक्विड बनाती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि सीमन का सिर्फ 10% है। तो सीमन बनाने का काम तो नहीं है उनका, सीमन सेमिनल वेसिकल में बनेगा, तो ये थोड़ा सा लिक्विड बनाती है, उस लिक्विड में फ्लो करते करते और इस पेरिस्टाल्सिस के कारण दोनों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा ये स्पर्म आगे खसकते जाते हैं और इपिडाइडिमस में जाते जाते हैं। इपिडाइडिमस में लोग इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे दो चीज़ें होंगी। वहाँ पर क्या होगी? वहाँ पर दो चीज़ें होंगी, ठीक है। इपिडाइडिमस में दो चीज़ें होंगी। क्या, कौन कौन सी दो चीज़ें होंगी? पहली चीज़ होगी, उसका नाम है मैच्योरेशन, ठीक। मैच्योरेशन को हम लोग बोलते हैं कैपेसाइटेशन, स्पर्म के मैच्योरेशन को बोलेंगे हम लोग कैपेसाइटेशन। तो जो यहाँ पर स्पर्म है वो मैच्योर होना शुरू होंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा फंक्शन यहाँ पर होता है, वो होता है स्टोरेज का। देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये स्पर्म को बनाते तो चले जा रही है, कंटिन्यूसली स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है। एक टेस्टिस में एक सेकंड में 70,000 स्पर्म बनते हैं, दोनों में लगभग 1.5 लाख मिला के स्पर्म बनते हैं। इतने सारे स्पर्म बनते चले जा रहे हैं और ये जो स्पर्म होते हैं कंटिन्यू बन रहे हैं। तो अब ये जगह तो होगी नहीं टेस्टिस के अंदर, तो इसको स्टोर करने के लिए ढकेलते जाते हैं इपिडाइडिमस में। तो जब तक बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे स्पर्म, तब तक स्टोर करके रखने के लिए इपिडाइडिमस होता है। ये प्राइमरी स्टोरेज ऑर्गन है, ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज ऑर्गन है। तो यहाँ पर स्टोरेज होता है स्पर्म्स का। तीसरा क्या होगा? तीसरा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अब यहाँ पर स्टोरेज जो है लगभग 1 मंथ तक होता है। 1 मंथ तक स्पर्म जो है यहाँ पर जिंदा रह सकते हैं। अगर ये 1 मंथ तक बॉडी से बाहर निकल गए 1 मंथ के अंदर तो फिर तो ठीक है। और अगर 1 मंथ के अंदर ये बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते हैं, किसी कारणवश ये लोग वहीं रह जाते हैं, तो स्पर्म क्या करेंगे? अब यहीं पर मर जाएंगे। कहाँ पर मर जाएंगे? इपिडाइडिमस में मर जाएंगे। इपिडाइडिमस में मरने का क्या मतलब है कि उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो जाएगा, उनके अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है, जितना भी साइटोप्लाज्म है वो रिलीज हो जाएगा। अब इनका क्या होगा? इनको बनाने के लिए बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा न्यूट्रिशन लगता है। तो वो जो एनर्जी, न्यूट्रिशन जो भी होता है, जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, जो भी सारी चीज़ें होती है साइटोप्लाज्म में, वो सब कुछ ऑब्जर्व हो जाता है बॉडी में और फिर से रिसाइकल हो जाता है। मतलब मरे हुए स्पर्म से हम लोग फिर से नया स्पर्म बना लेते हैं। तो पुराने स्पर्म से नया स्पर्म बनता है, मतलब कि रिसाइकलिंग होता है। अब स्पर्म जरूरी नहीं है कि इपिडाइडिमस में ही मरेंगे, ठीक है, वो तो कहीं भी मर सकते हैं। टेस्टिस में बनते बनते भी मर सकते हैं। कभी कभी बहुत ही बेकार टाइप के स्पर्म बनते हैं, हो सकता है उनमें डबल फ्लैजिला हो जाए, मतलब डिफॉर्म्ड बनते हैं। या इपिडाइडिमस से आगे जाते हुए रास्ते में बॉडी से निकलने के पहले स्पर्म मर जाता है। तो पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बस बाहर निकलने के पहले अगर स्पर्म कहीं पर भी मरते हैं या टेस्टिस में जो स्पर्म बन रहा है वो डिफॉर्म्ड बनता है, सही तरीके से नहीं बनता है, तो ऐसे ही दोनों ही कंडीशन में जितनी भी रिसाइकलिंग होगी वो इपिडाइडिमस में ही होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो स्पर्म इपिडाइडिमस में मर रहा है वही स्पर्म इपिडाइडिमस में रिसाइकल होगा। हर स्पर्म, एवरी स्पर्म इज रिसाइकल्ड इन
इपीडाइडिमस। ठीक है, तो इपीडाइडिमस के ये 3 काम होते हैं, मैच्योरेशन, जिसको कैपिसाइटेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार देखते हैं। तो इपीडाइडिमस क्या है? इपीडाइडिमस है जैसे ये हुआ अपना टेस्टिस, टेस्टिस के ऊपर में एक ऐसा चिपका हुआ स्ट्रक्चर है, ये भी अंदर से हाईली कॉइल्ड होता है। ठीक है, ये भी हाईली कॉइल्ड होता है। इस हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं इपीडाइडिमस। ठीक है, इसी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं इपीडाइडिमस। इपीडाइडिमस के इस तरफ ये वाला जो हिस्सा होता है ये कहलाता है वास डिफरेंस, जो कि हमने सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की लिस्ट में एक और नाम देखा था। क्या नाम था उसका? वास डिफरेंस नाम था। ठीक है, तो इपीडाइडिमस और वास डिफरेंस 2 इसके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, क्लियर है? सिंपल है? चलिए, बहुत सिंपल है, इपीडाइडिमस और वास डिफरेंस। अब हमारा अभी मेन फोकस है इपीडाइडिमस के ऊपर। इपीडाइडिमस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं कापुट। कापुट का मतलब होता है हेड, हेड में कैप पहनते हैं ना, तो कापुट। ठीक, ये मिडिल वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस। कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी। और ये तीसरा पीछे वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं काउडा। काउडा का मतलब होता है टेल। तो कापुट, कॉर्पस और काउडा 3 पार्ट होते हैं इपीडाइडिमस के। ठीक है, अब जो स्पर्म हमारा टेस्टिस में बना था, वो स्पर्म जो होता है वो अपना फ्लैजिला मूव नहीं कर पाता, उसका फ्लैजिला ऐसे स्ट्रेट है। ठीक है, और छोटा है। अब मैंने बोला था कि मैच्योरेशन होगा, मैच्योरेशन का मतलब साइज में इंक्रीज नहीं होगा। अब जो स्पर्म होंगे वो अपने फ्लैजिला को मूव करना शुरू करेंगे, फ्लैजिला जो है वो मूव करना सीखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब हम फ्लैजिला मूव कैसे करते हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले हेड वाले रीजन में स्पर्म एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि अब धीरे धीरे जो स्पर्म है उसमें मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए उसमें एंजाइम्स डाला जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कैपिसाइटेशन बोलते हैं। अब देखिए, ये कैपिसाइटेशन स्टार्ट होता है, कैपिसाइटेशन स्टार्ट होता है इपीडाइडिमस में। ठीक है, कैपिसाइटेशन स्टार्ट होता है इपीडाइडिमस में, तो खत्म कहां पर होता है? क्या पूरा स्पर्म मैच्योर हो जाता है इपीडाइडिमस के अंदर? तो बिल्कुल नहीं, इपीडाइडिमस के अंदर तो शुरू होगा, ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को, पूरे पाथवे को ये स्पर्म क्रॉस करेगा और उसके बाद ये खत्म होगा, एंड होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। कहाँ होगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाकर ये वाला जो कैपिसाइटेशन है वो खत्म होगा। मतलब फीमेल की बॉडी एट लास्ट कुछ ऐसा प्रोवाइड करती है, वजाइना में ऐसा कुछ मिलता है जिससे स्पर्म कंप्लीटली मैच्योर होते हैं और फ्लैजिला मूव कर सकते हैं। यहाँ पर फ्लैजिला का मूवमेंट अभी स्टार्ट होगा, लेकिन उसको स्पर्म यूज नहीं करेगा। देखिए, अभी जब हेड में पहुंचा है तो स्पर्म का जो फ्लैजिला है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है। इसमें अब एंजाइम मिलाते हैं, कुछ कुछ करते हैं, एनर्जी देते हैं। अब ये खसकता है, धीरे धीरे करके आगे खसकता है और पहुंचता है कॉर्पस वाले रीजन में, बॉडी वाले रीजन में। अब यहाँ पर स्पर्म जो है ऐसे साइड वाइज मूवमेंट करना शुरू करेगा, साइड वाइज मूवमेंट करना शुरू करेगा। इसके बाद जैसे आगे पहुंचेगा टेल में, तो काउडा वाले रीजन में अब स्पर्म जो है वो अपना ऐसे फ्लैजिला का मूवमेंट गोल 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 शुरू करता है। तो कापुट में नो फ्लैजिलर मूवमेंट देखने को मिलेगा, अभी यहाँ पर नहीं है फ्लैजिलर मूवमेंट। इसके बाद जो कॉर्पस होता है, यहाँ पर आपको कॉर्पस के अंदर आपको मिलेगा साइड वाइज मूवमेंट और यहाँ पर टेल में मिलेगा
सर्कुलर मूवमेंट। अब आप बोलोगे कि सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी देर पहले ही बोला कि अभी स्पर्म को यूज नहीं करेगा, टेल को यूज नहीं करेगा स्पर्म। मतलब स्पर्म मूव तो कर रहा है, आगे बढ़ तो रहा है, अभी ये मेल बॉडी से बाहर भी निकलेगा, मेल बॉडी से बाहर निकलने के बाद ये आगे भी बढ़ेगा, लेकिन आगे बढ़ने के बावजूद ये जो है ये अब फ्लैजिला को मूव करते हुए आगे नहीं बढ़ रहा है, ये अपने से आगे बढ़ रहा है। कैसे अपने से? अब जैसे कि मैंने बोला था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थोड़ा सा लिक्विड बनाता है, उस लिक्विड और पेरिस्टाल्सिस के थ्रू इपिडाइडिमस तक ढकेल देता है। इपिडाइडिमस में ढकेलने के बाद अब इपिडाइडिमस आगे वास डिफरेंस की तरफ ढकेलेगा। ये वास डिफरेंस जो है बहुत लंबा है ना, बहुत दूर तक जाएगा, पूरा ये यूरिनरी ब्लेडर को क्रॉस करके फिर वापस नीचे की तरफ आएगा। बहुत लंबा स्ट्रक्चर है, मतलब ये जाता है पूरी बॉडी कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी से फिर बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब ये जो वास डिफरेंस है, ये वास डिफरेंस के अंदर में भी पेरिस्टाल्सिस होगा, इपिडाइडिमस में भी पेरिस्टाल्सिस होगा, और इपिडाइडिमस भी थोड़ा सा लिक्विड बना के देगा। 5% और 5% दोनों, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और इपिडाइडिमस 5-5% लिक्विड बना के देते हैं। उस लिक्विड के साथ ये स्पर्म जो है आगे फ्लो करेंगे, लेकिन उसके साथ मैंने ये भी बोला कि सर्कुलर मूवमेंट फ्लैजिला का स्टार्ट हो गया। तो आप ऐसे मानिए कि आप एक जगह पर खड़े हैं, आप लिफ्ट में खड़े, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हैं, लेकिन आप लिफ्ट में खड़े खड़े ऐसे करके पैर मूव कर रहे हैं। ठीक है, पैर मूव तो कर रहे हो ना, लेकिन आप पैर को यूज करके आगे बढ़ रहे हो क्या? नहीं ना। आप किससे आगे बढ़ रहे हो? आप आगे बढ़ रहे हो उस लिफ्ट के कारण। तो स्पर्म भी इपिडाइडिमस में बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो क्या करता है कि वो फ्लैजिला अपना मूव करना शुरू तो कर देता है, बट वो फ्लैजिला का मूवमेंट यूजलेस है, अभी उसके लिए कोई एनर्जी ही नहीं खर्च हो रहा है, सिर्फ ये मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट होते जा रहा है और वो लिक्विड के साथ फ्लो करता जा रहा है। तो ये फ्लैजिला का मूवमेंट यूज करना कब शुरू करेगा? वो शुरू करेगा फीमेल बॉडी के अंदर जाने के बाद ही, और वहीं पर कैपिसाइटेशन जो होता है, मैच्योरेशन होता है, वो कंप्लीट होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अब कॉर्पस काउडा के होते हुए मूवमेंट आगे बढ़ रहा है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर होता है, देखिए ये है। अब हमारे हिसाब से जो स्पर्म है वो मूव कर चुका है, ये यहां से आगे। ठीक है, यहां से आगे मूव कर चुका है। चलिए देखते हैं, ये वाले हिस्से में पहुंच चुका है, यहां पर पहुंच चुका है। अब यहां से देखिए, अब देखो, ये मैंने बोला था वास डिफरेंस सबसे बड़ा होता है, ये पूरा वास डिफरेंस ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, और ऊपर जाके नीचे आ रहा है, पूरी बॉडी कैविटी के अंदर गया है। ठीक है, ये वास डिफरेंस है। वास डिफरेंस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पर्म कुछ टाइम तक स्टोर रह सकते हैं। यहाँ पर भी लगभग 1-1.5 महीने तक स्पर्म का स्टोरेज हो सकता है। मतलब कि ये सेकेंडरी स्टोरेज ऑर्गन है। ठीक है, ये सेकेंडरी स्टोरेज ऑर्गन है। यहाँ पर कैपिसाइटेशन के लिए कोई खास पॉइंट तो होता नहीं है, बस ये याद रखिएगा कि स्पर्म अपने आप फ्लैजिला को यूज करना तभी शुरू करेगा जब वो पूरे इस रास्ते को तय करेगा। इसलिए जब टेस्ट ट्यूब बेबी होता भी है तो फीमेल की बॉडी से ओवरी से निकाल लिया जाता है या फेलोपियन ट्यूब से निकाल लिया जाता है ओवा को, लेकिन मेल बॉडी से कभी भी टेस्टिस से स्पर्म को नहीं निकाला जाता, क्योंकि टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म है वो अभी काम करने लायक नहीं है, ना ही वास डिफरेंस का। तो अगर स्पर्म को मैच्योर होना है तो उसको ये पूरा रास्ता तय करते हुए बाहर निकलना पड़ता है। ठीक है, अब ये वास डिफरेंस को ही हम डक्टस डिफरेंस भी बोल देते हैं। वास डिफरेंस को ही क्या बोल देते हैं? डक्टस डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर नाम लिखा हुआ मिल जाएगा सेमिनल वेसिकल का। क्या नाम मिल जाएगा? सेमिनल वेसिकल का। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है? यहाँ पर बनता है 75% सीमन। ठीक है, यहाँ पर बनता है 75% सीमन। ये जो 75% सीमन है इसमें मिलाया जाता है यहाँ पर
इसमें मिलाया जाता है फ्रक्टोज शुगर। तो इसमें से जो लिक्विड निकल रहा है, देखिए जो सीमन है वो मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स है, जिसमें से 75% सेमिनल वेसिकल देता है। अब ये जो सेमिनल वेसिकल है वो जो लिक्विड देता है उसमें फ्रक्टोज शुगर होता है। फ्रक्टोज शुगर क्यों होता है? ताकि फ्रक्टोज शुगर जो है स्पर्म को एनर्जी दे सके। देखिए क्या है कि स्पर्म बहुत छोटा सा सेल है, इमेच्योर है, उसके बाद खुद की एनर्जी भी नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया होता है बहुत छोटा सा होता है। अब वो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा यूजफुल है नहीं, अब उसमें एनर्जी बनानी है, ग्लूकोज को तोड़ के एनर्जी बनाते हैं एटीपी। अगर ग्लूकोज देंगे तो ग्लूकोज को पहले फ्रक्टोज में चेंज करेंगे, फ्रक्टोज से फिर एनर्जी बनेगा, तो सीधा फ्रक्टोज दे देते हैं ताकि वहाँ से सीधा एनर्जी हम लोग निकाल सकें। ठीक है, तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने वाला समय बच जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग दे देते हैं सीधा से एक फ्रक्टोज शुगर, ताकि वो उसका एनर्जी में कन्वर्जन कर सके। इसके बाद सीमन जो है वो जमा होता है इजैक्यूएटरी डक्ट में, ताकि इजैक्यूएशन होने के पहले, एक फ्लो में निकलने के पहले एक फोर्स जनरेट किया जा सके। तो एक तरीके से क्या कहना चाहिए, इजैक्यूएटरी डक्ट क्या है? इजैक्यूएटरी डक्ट जो है एक तरीके का स्टोरेज पार्ट है। अब इसके नीचे थोड़ा सा जब आएंगे तो यहाँ पर आपको प्रोस्टेट ग्लैंड देखने को मिलेगा। अब ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड ना मैं आपको सिंपली यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत छोटी सी चीज़ है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बहुत छोटी सी चीज़ है। देखिए क्या है ना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या है कि ऊपर से एक्सक्रीटरी ऑर्गन है और नीचे से रिप्रोडक्टिव है, और दोनों एक जगह में जाके मिल जाते हैं। अब फीमेल में तो ऐसा नहीं होता, दोनों का ओपनिंग अलग है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्रीशन का और रिप्रोडक्शन का दोनों का ओपनिंग जो होता है अलग अलग होता है, सेम होता है। तो एक बार में या तो यूरिन बाहर निकल सकता है या तो सीमन बाहर निकल सकता है, दोनों एक साथ बाहर नहीं निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। इसका काम होता है कि एक बार में ईदर ये यूरिनरी ट्रैक्ट को या फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट को ओपन करना, ताकि दोनों में से कोई एक ही चीज़ बॉडी से बाहर निकले। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम जो होता है ये होता है। ठीक है, इसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक लिक्विड रिलीज करते हैं जो कि बेसिक होता है, और इसके अलावा इसमें थोड़ा सा सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड है लेकिन वो जो लिक्विड बना रहा है उसमें बहुत बेसिक मटेरियल भी है, तो एसिडिटी कम हो जाती है, लेकिन सिट्रिक एसिड है। सिट्रिक एसिड क्या करेगा? सिट्रिक एसिड देगा एनर्जी बनाने के लिए, क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करने के लिए आपको पता है सिट्रिक एसिड चाहिए होता है। इसके बाद आखिर में आपको मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, लास्ट में आपको यहाँ पर मिलेगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को हम लोग काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। लास्ट हो गया ये, काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, अब काउपर्स ग्लैंड क्या करता है? ये ल्यूब्रिकेशन देता है विच हेल्प्स इन इंटरकोर्स। ये ल्यूब्रिकेशन देता है विच हेल्प्स इन इंटरकोर्स। ठीक है, तो इंटरकोर्स में ल्यूब्रिकेशन देता है। सीमन बनाने का कोई खास फंक्शन है नहीं, वो सीमन में ना के बराबर उसका काम होता है। ठीक है, अब अगर हम पीनस की तरफ आए तो यहाँ पर एक कवर होता है, फोल्ड होता है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रिप्यूस। और प्रिप्यूस के अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पीनस। अब इस ग्लांस पीनस में प्रिप्यूस के अंदर में एक ग्लैंड होता है, उसको बोलते हैं यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ग्लैंड ऑफ टाइसन। ग्लैंड ऑफ टाइसन जो होता है वो एक वैक्सी सब्सटेंस बनाता है। ग्लैंड ऑफ टाइसन जो है वो एक वैक्सी सब्सटेंस बनाता है। ठीक है, अब वो वैक्सी सब्सटेंस क्या करता है? देखिए अब ये स्किन ही तो है, स्किन का फोल्ड ही तो है जो ग्लांस पीनस है, लेकिन वहां पर स्वेट ग्लैंड्स नहीं है, और स्वेटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है ल्यूब्रिकेशन के लिए, स्किन को ड्राई ना होने देने के लिए। तो वहां पर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है जो कि एक विस्कस सा थिक सा एक मटेरियल बनाते हैं, एक फ्लूइड बनाते हैं जो बहुत विस्कस होता है, जिसको स्मिग्मा कहते हैं। वाइटिश सा सब्सटेंस होता है, इसको स्मिग्मा कहते हैं, जिसको ग्लैंड ऑफ टाइसन बनाता है। अब इस तरीके से हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन समाप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है और पूरा स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में आपको समझाया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है
प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।